दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ कहानी का अगला पड़ाव सुनते हैं, यानी चैप्टर 12, मूर पर मौत। माय डियर वॉटसन, क्या सुहानी शाम है। मैं असलियत में सोचता हूँ कि आपको अंदर की बनिस्बत बाहर ज़्यादा आराम मिलेगा। एक पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई। अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाया। थोड़ी देर में मेरी सांस और आवाज़ वापस आई। मेरे मन पर पड़ा हुआ जिम्मेदारी का भारी बोझ एक पल में हट गया। वो शांत, प्रतिभाशाली और व्यंग्यपूर्ण आवाज़ दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी की हो सकती थी। होम्स, होम्स, मैंने पुकारा। वो बोले, बाहर आओ, रिवॉल्वर से सावधानी बरतो। मैं टूटे दरवाजे में झुका और देखा कि वो वहां बाहर एक पत्थर पर बैठे थे। उनकी भूरी आंखें मज़े से नाच रही थी। जब उनकी आंखें मेरे हैरानजनक चेहरे पर पड़ी तब वो पतले और शांत लग रहे थे, पर वो स्पष्ट और सावधान थे। उनका जिज्ञासु चेहरा धूप से तमतमाया हुआ था और हवा की कर्कश ध्वनि से टोपी में वो दलदल पर आम पर्यटक की तरह ही लग रहे थे। उनकी व्यक्तिगत सफाई बिल्ली जैसी थी। ये उनकी एक विशेषता थी। ठुड्डी बिल्कुल चिकनी और कपड़े बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसे कि वो अपने बेकर स्ट्रीट में रह रहे हों। उनका हाथ दबाते हुए मैं बोला, मैं किसी को देखकर अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ, या इतने चकित। जी हाँ, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये सिर्फ हैरानी एक तरफा नहीं। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि आपने मेरे से खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया है। मैं दरवाजे से सिर्फ 20 कदम की कम दूरी पर था और तब तक आप अंदर छिपे थे। मेरे पैरों के निशान शायद? नहीं वॉटसन, दुनिया भर के पैरों के निशान के बीच में आपके पैरों के निशान नहीं पहचान सकता था। अगर आप वास्तव में धोखा ही देना चाहते हैं तो आपको तंबाकू बदलना चाहिए। जब मैं सिगरेट के टुकड़े पर ब्रॉडले ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट छपा देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे मित्र वॉटसन कहीं पास में ही हैं। ये सिगरेट का टुकड़ा रास्ते में पड़ा है। आपने इसे उस महान पल में फेंका होगा जब आपने खाली झोपड़ी के अंदर हमला बोला होगा। हाँ, ऐसा ही है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था। आपकी होशियारी को जानते हुए मुझे भरोसा था कि आप घात लगा कर बैठे होंगे, हथियार पास में रखा होगा, अजनबी की वापसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वास्तव में आपने सोचा होगा कि मैं ही अपराधी हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पता लगा कर ही रहूँगा। बहुत खूब वॉटसन, आपने मेरा पता कैसे लगाया? शायद आपने अपराधी को दबोचने वाली रात में मुझे देखा था, जब मैंने लापरवाही से चांद को अपने पीछे निकल आने दिया। जी हाँ, मैंने तब आपको देखा था। और इस झोपड़ी पर आने से पहले हर झोपड़ी को देखा? नहीं, आपका छोकरा देखा था और उसने ही मुझे राह दिखाई कि कहाँ ढूंढना है। ज़रूर ही उस टेलीस्कोप वाले बूढ़े आदमी की वजह से होगा। पहली बार जब रोशनी लेंस पर चमकी तो मैं उसे समझ नहीं पाया। वो उठे और झोपड़ी में झांके। हाँ, देखता हूँ, कार्टरिट कुछ सामान लाया है। ये पेपर क्या है? क्या तुम कॉम्बे ट्रेसी गए थे? जी हाँ, मिसेस लॉरा लेन से मिलने। बहुत अच्छा किया। हमारी खोजें समानांतर रेखाओं पर चल रही हैं। जब हम अपने परिणामों का मिलान करेंगे तो आशा करते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ज़रूर, मैं दिल से खुश हूँ कि आप यहाँ आ गए। जिम्मेदारी और रहस्य दोनों ही मेरे दिमाग पर ज़्यादा भारी हो रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि आप यहाँ पहुँचे कैसे और आप क्या करते रहे। मैं सोच रहा था कि आप बेकर स्ट्रीट में हैं और ब्लैकमेलिंग के केस पर काम कर रहे हैं। मैं यही चाहता था कि आप ऐसा ही सोचें। तो आप मेरा प्रयोग भी करते हैं और मुझ पर भरोसा भी नहीं करते। मैं थोड़ी नाराज़गी से चिल्लाया। होम्स, मुझे आपसे इससे कुछ ज़्यादा अच्छे की आशा थी। मेरे प्यारे भाई, इस केस में भी और दूसरे केसों में भी आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मुझे माफ़ करना अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने आपके ऊपर कोई चाल खेली है, तो मुझे सच में माफ़ करना।
जो मैंने किया वास्तव में वो आपके फ़ायदे के लिए था। आपने जो जोखिम उठाया उसकी सराहना के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं खुद मामले की तहकीकात करना चाहता हूँ। अगर मैं आपके और सर हेनरी के साथ होता तो जाहिर है कि मेरा दृष्टिकोण आपके जैसा ही होता। मेरी केवल मौजूदगी से ही मेरे दुश्मनों को चेतावनी मिल जाती और वो बचाव में लग जाते। मुझे अभी जो कुछ मिला है वो मैं हॉल में रहकर शायद नहीं कर सकता था। मैं इस मामले में एक अजनबी बना हुआ हूँ। ज़रूरत के वक्त मैं अपनी पूरी ताकत झोंक सकता हूँ। लेकिन मुझे अंधेरे में क्यों रखते हैं? आपके जानने से मुझे कोई मदद नहीं मिलती और शायद मैं खोज लिया जाता। दया दिखाने के लिए आप मुझे कुछ आराम पहुँचाते या कुछ और। इस तरह से आप एक अनावश्यक खतरा मोल ले लेते। मैं कार्टरिट को अपने यहाँ साथ लाया। आपको याद है एक्सप्रेस ऑफिस का वो छोकरा? वो मेरी सभी आम ज़रूरतों को देखता है। एक डबल रोटी और साफ़ कमीज़, आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उसने इसके अलावा 2 आँखें और बहुत ही काम करने वाला पैरों का एक जोड़ा दिया कि ये दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल बेकार गई। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने उस दर्द और गौरव को याद किया जिससे प्रेरित होकर मैंने इन्हें लिखा था। होम्स ने पेपर का एक बंडल अपनी जेब से निकाला। ये रही आपकी रिपोर्ट मेरे प्यारे भाई। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वो मैंने कई बार देखा। मैंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। मेरे पास पहुँचने में सिर्फ 1 दिन की ही देरी होती थी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ उस हौसले के लिए जो आपने इतने मुश्किल केस में दिखाया है। मैं उस फरेब को जो मेरे साथ खेला गया था अभी भी नहीं समझ पाया था, लेकिन होम्स की ये तारीफ़ की खुशी से सारा गुस्सा मन से दूर हो गया। मैंने मन में ये महसूस भी किया कि उन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक था। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही सही था कि मुझे उनके दलदल पर होने के बारे में न पता चले। मेरे चेहरे से निराशा को हटते देखकर उन्होंने कहा, ये ठीक है, और अब आप मुझे मिसेस लॉरा लेंस की बातचीत के बारे में बताएं। मेरे लिए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि आप मुलाकात करने गए थे। मुझे एहसास है कि कुम्बी ट्रेसी में वो एक अकेली महिला है जो हमारे मामले में मददगार साबित हो सकती है। असलियत में अगर आप आज वहाँ नहीं गए होते तो शायद मैं कल वहाँ जाता। सूरज डूब गया था और दलदल पर शाम छा रही थी। हवा ठंडी हो रही थी। गर्मी पाने के लिए हम झोपड़ी के अंदर आ गए। वहाँ गोधुली की बेला के साथ बैठते हुए मैंने महिला के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। वो इतने एक्साइटेड थे कि कई बार तो उन्होंने मुझे टोका, जिससे कि मुझे बात को दोहराना पड़ा। जब मैंने अपनी बात पूरी कर ली तो वो बोले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे वो खाली जगह भर गई जो मैं इस कठिन मामले में पाट नहीं पाया था। आपको पता है कि इस महिला और स्टेपलेटन के बीच एक गहरा रिश्ता है? मुझे इस रिश्ते के बारे में नहीं पता। इस मामले में कोई शक नहीं हो सकता। वो मिलते हैं, उनमें आपसी सहमति है। इससे हमारे हाथ में एक शक्तिशाली हथियार आ गया। अगर मैं इसकी पत्नी को अलग कर सकूं तो? जो कुछ भी आपने मुझको दिया है उसके बदले में अब तुमको कुछ जानकारी देता हूँ। वो महिला जो यहाँ में से स्टेपलेटन जानी जाती हैं, वो वास्तव में उसकी पत्नी हैं। हे भगवान, भला करे होम्स, क्या आप जो कह रहे हैं उस पर आपको पूरा भरोसा है? उसने सर हेनरी को अपने प्यार में क्यों पड़ने दिया? सर हेनरी के प्यार में पड़ने से किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ सर हेनरी का ही होता। उसने इस बात का पक्का ध्यान रखा है कि सर हेनरी उसका इस्तेमाल ना कर सके, जैसा कि आपने खुद भी देखा है। मैं दोबारा कहता हूँ, वो महिला उनकी बहन नहीं बल्कि पत्नी है। लेकिन इतना बड़ा धोखा क्यों? वो फ्यूचर में देख सकते थे। उन्हें लगा कि वो एक स्वतंत्र महिला के पात्र के रूप में उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। फिर मेरा सारा का सारा ध्यान और घटनाएं उस प्रकृतिवादी पर ही केंद्रित हो गए। अपना तिनके का हैट पहने, हाथ में तितली पकड़ने का जाल लिए उस भावशून्य और बेरंग आदमी में मुझे कुछ भयानकता दिखलाई पड़ने लगी। एक असीम धैर्य और कपट, हंसता हुआ चेहरा और बेरहम आदमी। तो अब वही हमारा दुश्मन है। इसी ने हमें लंदन में बेवकूफ़ बनाया था। तो अब मैं पहेली पढ़ सकता हूँ, और वो चेतावनी ये उसी से आई होगी। सही कहा। आधा दिखाई देने वाला, आधे अनुमान से एक भयानक खलनायक का आकार
जो अब तक मुझे बांधे हुए था अंधेरे में धुंधला दिखाई दिया। होम्स, क्या आपको इसके बारे में पूरा पक्का भरोसा है? आपको कैसे पता चला कि वो महिला उनकी पत्नी है? वो जब आपसे पहली बार मिला तो वो अपनी आत्मकथा का एक सच्चा हिस्सा कहना भूल गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका उसे बहुत अफसोस भी हुआ होगा। एक समय वो नॉर्थ इंग्लैंड में स्कूल मास्टर था। वहाँ कई स्कूल और संस्थाएं हैं जहाँ से ऐसे किसी भी आदमी की जो एक बार इस पेशे में रहा हो पहचान पता लगाई जा सकती है। मेरी थोड़ी सी जांच से पता चला कि एक दुखी आदमी की भयानक परिस्थितियों में पड़कर उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। जो आदमी इसका मालिक था उसका नाम फरक था। वो अपनी पत्नी समेत लापता हो गया था। वर्णन मेल खाता था। जब मुझे पता हुआ कि गुमशुदा व्यक्ति कीट विज्ञान को समर्पित था तो पहचान पूरी थी। अंधेरा बढ़ रहा था लेकिन छाया ने अभी भी बहुत कुछ छिपा दिया था। मैंने पूछा, अगर ये महिला उसकी पत्नी है तो मिसेज लॉरा लेंस कहाँ फिट होती हैं? ये एक विषय है जिन पर आपकी अपनी खोजों ने प्रकाश डाला है। महिला के साथ आपकी मुलाकात ने परिस्थितियों को काफ़ी साफ कर दिया है। मुझे उसके और उसके पति के बीच अनुमानित डाइवोर्स के बारे में पता नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेपलिन को अविवाहित मानते हुए उसे उसकी पत्नी बनने की उम्मीद रही होगी। और अब उसके साथ कोई धोखा नहीं हो पाएगा? क्यों? तब हम उसे अपने काम की महिला पाते हैं। यह हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि कल हम दोनों उससे मिलें। वॉटसन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आप अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा देर से दूर हैं? आपको तो बास्करविल्स हॉल में होना चाहिए। पश्चिम में आखिरी लाल रश्मियाँ लुप्त हो गई थीं। दलदल पर रात हो गई थी। नीले आकाश में कुछ धुंधले तारे झलक रहे थे। मैंने उठते हुए कहा, होम्स, एक आखिरी सवाल। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए। इस सब का क्या मतलब है कि वो किस फिराक में है? होम्स की आवाज़ डूब रही थी। वो बोले, वॉटसन, ये कत्ल है, साफ कत्ल, सोचा समझा कत्ल, जानबूझकर किया गया कत्ल। मुझसे ब्यौरा मत पूछो। मेरा जाल उसके ऊपर कस रहा है जैसा कि उसका सर हेनरी पर। आपकी मदद से वो बहुत हद तक मेरी दया पर निर्भर है। लेकिन एक ख़तरा है जो धमकी बन सकता है। वो ये है कि वो हमारी तैयारी से पहले कहीं हमला ना कर दे। 1-2 दिन में मेरा केस पूरा हो जाएगा। तब तक आप अपने दोस्त की इस तरह पूरी सुरक्षा रखें जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की करती है। आज का आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुश होता अगर आप अपने बगल से हट कर नहीं आए होते। जल्दी जाओ। तभी एक भयानक चीख, एक लंबी दहशत भरी और रोष भरी पुकार दलदल की शांति से फूट निकली। उस डरावनी आवाज को सुनकर मेरी नसों में खून जम गया। हे भगवान, मैं धक रह गया। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? होम्स सतर्क हो उठे। मुझे उनकी काली चुस्त शक्ल कुटिया के दरवाजे पर दिखी। उनके कंधे झुके हुए थे और सिर बाहर की ओर था और चेहरा अंधेरे में कुछ ताकता हुआ सा दिखाई दिया। खामोश, उन्होंने फुसफुसाया। खामोश। चीख प्रचंडता की वजह से तीखी थी। ये चीख कहीं अंधेरे मैदान से चलकर बड़ी दूर से घनघनाती हुई आई थी। अब ये हमारे कानों पर विस्फोट कर रही थी। ये आवाज पहले की अपेक्षा तेजी से हमारे पास आ रही थी। होम्स फुसफुसाया, कहाँ से है? उनकी आवाज की उत्तेजना से पता चल रहा था कि वो लौह पुरुष अंदर तक खिल गया था। वॉटसन, ये कहाँ से है? मैंने अंधेरे में इशारा करते हुए कहा। मेरे ख्याल से वहां से। नहीं नहीं। फिर वो आवाज तेज और पहले से बहुत पास शांत रात में गूंज गई। उसके साथ एक और नई आवाज मिल गई। वो एक बड़बड़ाहट, गड़गड़ाती हुई, संगीतमय परंतु भयानक आवाज थी। उठती हुई फिर नीचे गिरती हुई समुद्र की गंभीर मंद आवाज जैसी। होम्स चिल्लाए, भयानक जानवर! आओ वॉटसन, आओ! हे भगवान, कहीं हमको ज्यादा देर तो नहीं हो गई? वो तेजी से दलदल पर दौड़ने लगे। मैं उनके पीछे चल रहा था, लेकिन अब कहीं से टूटी हुई जमीन से एक आखिरी निराशापूर्ण चीख आई और फिर एक धीमी धम्म से गिरने की आवाज। हम रुक गए और सुनने लगे। बिना हवा की उस रात में कोई और दूसरी आवाज नहीं थी।
एक पागल आदमी की तरह होम्स ने अपने हाथों को अपने सिर पर पटका, जमीन पर पैर पटकते हुए बोले, उसने हमें हरा दिया वॉटसन, हमें बहुत देर हो गई। नहीं नहीं, जरूरी नहीं। मैं कितना बेवकूफ था कि हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। वॉटसन, देखिए, अपनी जिम्मेदारी छोड़ने से क्या कुछ हो सकता है, लेकिन कसम से अगर कोई घटना घट गई तो हम उसका बदला लेंगे। अंधेरे में हम अंधे होकर दौड़े, गोल पत्थरों से टकराते हुए, कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हुए, पहाड़ियों पर हाँफते हुए और ढलान पर दौड़ते हुए, लगातार उस दिशा में चलते हुए जहां से वो दर्द भरी आवाजें आई थी। हर एक उड़ान पर होम्स उत्सुकता से अपने चारों ओर देखते। दलदल पर छायाएं बहुत घनी थी। उनके उदास चेहरे के सामने और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? कुछ नहीं। ध्यान से सुनो। वो क्या है? हमारे कानों में एक मंद कराह पड़ी। वही कराह फिर हमारे बाईं ओर से आई। उस तरफ रास्ते का एक किनारा खड़ी चट्टान में समाप्त होता था। सामने पत्थरों से बिखरा ढलान था। इसकी उबड़ खाबड़ सतह पर एक काला टेढ़ा मेढ़ा पिंड पड़ा था। जैसे ही हम उसकी ओर दौड़े तो अस्पष्ट रूपरेखा एक नियमित आकार में बदल गई। एक आदमी औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसका सिर नीचे की ओर एक खतरनाक ढंग से मुड़ा हुआ था। कंधे झुके हुए थे। शरीर ऐसे झुका हुआ था मानो कलाबाजी खाएगा। उसका रूप इतना भयानक था कि एक बार तो मैं ये नहीं सोच पाया कि वो करा उसकी आत्मा निकलने की थी। उस काले शरीर से जिस पर हम झुके हुए थे ना तो कोई फुसफुसाहट थी, ना सरसराहट थी। होम्स ने हाथ फेरा। शिकार के खोपड़े के चारों तरफ खून फैल रहा था। उसके पंजे में खून जमा हुआ चमक रहा था। ये किसी दूसरी चीज पर भी चमक रहा था, जिसको देखकर हमारा दिल बीमार और बेहोश हुआ जा रहा था। वो था सर हेनरी बास्कर विल्स का शरीर। हम में से कोई उनके खास स्लिम ट्वीट के सूट को भुला नहीं सकता। जब वो बेकर स्ट्रीट में मिले थे तो यही सूट पहने थे जिसे हमने पहली बार देखा था। हमें उसकी एक साफ झलक दिखाई दी। माचिस टिमटमाई और बुझ गई। हमारे मन से उम्मीद भी चली गई। होम्स ने कराहा। अंधेरे में उनका सफेद चेहरा टिमटिमाया। मैं चिल्लाया, नीच, ओ नीच। मैंने मुट्ठी बांधते हुए कहा, उनको इस तरह से अपने भाग्य पर छोड़ने के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वॉटसन, तुमसे ज्यादा दोषी मैं हूं। अपने केस को सब तरफ से पूरा करने के लिए मैंने अपने मुवक्किल की जान गंवा दी। ये मेरे व्यवसाय का सबसे बड़ा धक्का है जो मुझे लगा है, लेकिन ये मैं नहीं समझ पाया था कि वो मेरी तमाम चेतावनियों के बावजूद यूं अकेले अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। हमें उनकी चीखें सुनाई देती रहीं। मेरे भगवान, वो चीखें! फिर भी हम उनको बचा नहीं पाए। वो निर्दयी खूंखार जानवर किधर है जिसने उनको मौत के मुंह में पहुंचा दिया? वो यहीं कहीं इस वक्त चट्टानों के पीछे छिपा बैठा होगा। और स्टेपलिन, वो कहाँ है? उसको इस कांड का जवाब देना होगा। जरूर देना होगा। मैं देखूंगा कि वो कैसे बचता है। अंकल और भतीजे की हत्या कर दी गई। एक तो खूंखार जानवर को देखकर ही मर गया जिसको उन्होंने दैव्य घटना समझ लिया। दूसरा इस विपत्ति से बचने के लिए मर गया। परंतु अब हमें खूंखार जानवर और आदमी के बीच के रिश्ते को साबित करना है। जो हमने सुना उसके अलावा तो हम उस खूंखार जानवर की मौजूदगी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर हेनरी निश्चित रूप से गिरने की वजह से ही मरे हैं। मैं सौगंध खाता हूं कि वो चालाक जरूर है, पर एक और दिन गुजरने से पहले वो मेरे कब्जे में होगा। हम दोनों क्षत विक्षत शरीर के दोनों तरफ बड़े दुखी मन से खड़े थे। हम इस अचानक हुई घटना से बहुत दुखी थे। ये हमारे कारनामों का और हमारी कोशिशों का इतना दयनीय अंत था। फिर जब चांद उगा तो हम उस चट्टान के शिखर पर चढ़े जहां से हमारा मित्र नीचे गिर गया था। हमने चोटी से अंधेरे दलदल को देखा। आधा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और आधे में अंधेरा छाया हुआ था। बहुत दूर, कई मील दूर, ग्रिम्पेन की दिशा में एक पीली रोशनी चमक रही थी। ये सिर्फ स्टेपलिन के अकेले घर से आ सकती थी। मैंने उधर देखते हुए एक कठोर अभिशाप देते हुए अपना मुक्का मारा। हम उसको तुरंत क्यों नहीं पकड़ लेते? अभी केस पूरा नहीं हुआ। वो सजग और होशियार है।
अव्वल दर्जे का धूर्त है। ये मतलब नहीं रखता कि हम क्या जानते हैं, मतलब ये रखता है कि हम साबित क्या कर सकते हैं। अगर हम एक भी चाल गलत चलते हैं तो दुष्ट हमसे निकल जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? कल हमारे करने के लिए बहुत कुछ होगा। आज रात को हम बेचारे अपने दोस्त का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हम दोनों उतावले होकर ढलान पर नीचे उतरे और लाश की ओर बढ़े, जो चमकते पत्थरों में काली और साफ दिख रही थी। थोड़ी मुड़ी टांगों ने मेरे अंदर पीड़ा की लहर उठा दी। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली हो गईं। होम्स, हम लोगों को सहायता मंगानी चाहिए। हम अकेले इनको हॉल तक नहीं ले जा सकते। ईश्वर भला करे। आप क्या पागल हैं? उन्होंने तीखी आवाज निकाली और शव पर झुके। अब वो हंस रहे थे और नाच रहे थे और मेरा हाथ मसल रहे थे। क्या ये हमारा कठोर और सेल्फ डिपेंडेड दोस्त हो सकता है? वास्तव में तो ये कोई दूसरा था। दाढ़ी? उस आदमी के तो दाढ़ी है। ये जमींदार नहीं है। ये तो क्या है? क्या? ये तो हमारा पड़ोसी है, अपराधी। उत्तेजना पूर्वक जल्दी से हमने शरीर को पलटा। उसकी लटकी हुई दाढ़ी शांत और स्पष्ट चंद्रमा की ओर झुकी हुई थी। काले माथे के बारे में कोई संशय नहीं था। उसकी आंखें धसी हुई थीं। जरूर ही यह अपराधी सेल्डन का चेहरा था। वही चेहरा था जिसने मुझे चट्टान से मोमबत्ती की रोशनी में आंखें दिखाई थी। एक ही पल मुझे सब समझ में आ गया। मुझे याद है कि जमींदार ने मुझसे कहा था कि उन्होंने अपने पुराने कपड़े बारीमोर को दे दिए थे। बारीमोर ने सेल्डन के भागने में मदद के रूप में उसे ये दे दिया। जूते, कमीज और टोपी सब जमींदार के ही थे। दुर्घटना पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस आदमी की मौत कम से कम देश के कानून के मुताबिक तो मिलती। मैंने होम्स को बताया कि ये मामला किस स्थिति में है। मेरा हृदय आभार से और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो कपड़े बेचारे की मौत का कारण बने? वो बोले। ये साफ है कि खूंखार जीव को सर हेनरी की किसी चीज के पीछे भेजा गया था। जूते के पीछे, जो होटल से गायब हो गया था। इसी की पूरी संभावना है। इस तरह उसने इस आदमी को कुचल डाला। लेकिन एक खास बात यह है कि रात के अंधेरे में सेल्डन को यह कैसे पता चला कि खूंखार जीव उसके पीछे दौड़ रहा था? दलदल में इतना सख्त अपराधी सिर्फ शिकारी कुत्ते की आवाज सुनकर एक साथ इतने भयानक डर के आवेग में नहीं आएगा कि वो अपने दोबारा पकड़े जाने की परवाह ना करते हुए मदद के लिए इतनी जोर से पुकार लगाएगा। जब उसको पता लगा कि जानवर उसके पीछे लग गया है, तो उसकी चीखों से पता चल रहा था कि वो काफी दूर तक दौड़ा होगा। उसको कैसे पता चला? ये मानते हुए कि हमारे सब अनुमान सही है, मेरे लिए सबसे ज्यादा रहस्य ये है कि सिर्फ ये खूंखार जीव ही क्यों? मैं कुछ भी नहीं मानता। अच्छा, तो आज रात को ये खूंखार जीव क्यों छूटना चाहिए? मैं अनुमान लगाता हूं कि दलदल पर वो हर दिन नहीं छूटता। जब तक इस टैबलेटन के पास ये सोचने का कोई कारण नहीं हो कि सर हेनरी वहां होंगे, इस टैबलेटन इसको नहीं छोड़ेगा। मेरी समस्या ये है कि दोनों समस्याओं में ज्यादा खतरनाक कौन सी है? आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी परेशानी हमेशा के लिए राज ही बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि हम उस बेचारे जघन्य अपराधी के शरीर का क्या करें? हम उसे यहां लोमड़ियों के खाने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जब तक कि पुलिस से संपर्क ना हो जाए, तब तक इसे हम वहां झोपड़ी में रख दें। सही कहा, पर हम दोनों मिलकर इतनी दूर इसे नहीं ले जा सकते। वाह वॉटसन, क्या ही हैरानी है और दुस्साहस है। आपके सब अनुमान, सब शक गलत निकले। मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गईं। दलदल पर एक काया हमारी ओर आ रही थी। मुझे सिगार की धीमी लाल चमक दिखाई दी। चांद उसके ऊपर चमक रहा था। मैं मस्ती भरी चाल से प्रकृतिवादी को पहचान पा रहा था। वो हम दोनों को देखकर रुक गया। फिर वो आगे बढ़कर आया। क्या डॉक्टर वॉटसन, क्या आप ही हैं? रात के इस वक्त दलदल पर मुझे आपको देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्यारे, ये क्या है? किसी को चोट पहुंची है? ये मत कहना कि हमारे दोस्त सर हेनरी हैं। वो मेरे आगे से गुजर गए। वो मृतक के ऊपर झुके। मुझे एक गहरी सांस अंदर लेने की आवाज सुनाई दी। सिगार उनकी उंगलियों से गिर गया। ये सेल्डन है, वो आदमी
जो प्रिंसटाउन जेल से फरार हो गया था। स्टेपलेटन ने हमारी ओर एक भयंकर निगाहों से देखा, लेकिन बहुत ही सावधानी से उसने अपनी हैरानी पर काबू पा लिया। माय डियर, क्या दिल दहलाने वाली घटना है। वो मरा कैसे? ऐसा लगता है कि इसने चट्टानों से गिरकर अपनी गर्दन तोड़ ली। जब मैं और मेरा दोस्त दलदल पर टहल रहे थे तो हमें एक चीख सुनाई दी। मुझे भी एक चीख सुनाई दी। इसकी वजह से ही मैं बाहर आया हूं। मुझे सर हेनरी की चिंता थी। सर हेनरी के बारे में ही खासकर क्यों? मैं पूछे बिना ना रह सका, क्योंकि मैंने सुझाव दिया था कि वो आए। जब वो नहीं आए तो मुझे हैरानी हुई। जब मुझे दलदल पर चीखें सुनाई दी तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए बेचैन हो गया। उसकी आंखें मेरी तरफ से हटकर होम्स को देखने लगीं। होम्स बोले, नहीं, क्या आपने सुना? नहीं, तो आपका मतलब क्या था? आह आह, आपको पता है कि किसान लोग खूंखार जीव की कहानियां सुनाते हैं, आदि आदि। वो रात को दलदल पर सुनाई देता है। मैं सोच रहा था कहीं उस आवाज का कोई सायन तो नहीं। मैं बोला, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, और उस बेचारी की मौत के बारे में क्या धारणा है? मुझे कोई शक नहीं कि चिंता और रहस्यों में उसका दिमाग फिर गया। वो एक पागलपन की स्थिति में दलदल की ओर भाग गया। अंत में वो यहाँ गिर गया और अपनी गर्दन तोड़ ली। ये बहुत तर्कसंगत धारणा लगती है, स्टेपलिन बोले। उन्होंने एक आह भरी। मुझे उससे लगा कि अब उनको राहत मिल गई। मिस्टर शर्लक होम्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे दोस्त ने सिर झुकाते हुए बधाई दी। आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, वो बोले। जब से वॉटसन यहाँ आए, हम इस प्रदेश में आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप ये दुखद घटना देखने के लिए वक्त पर पहुंच गए। सच ही है। मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं कि मेरे दोस्त के स्पष्टीकरण सभी तथ्यों को उजागर करते हैं। कल मैं एक अप्रिय याद के साथ लंदन वापस लौट जाऊंगा। ओह, क्या आप कल वापस जा रहे हैं? इरादा तो यही है। उम्मीद है कि आपके आने से उन सब घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ा हो जो हमें उलझन में डाले हुए थी। होम्स ने कंधे उचकाए। जैसी सफलता की आशा करते हैं वैसी हमेशा नहीं मिलती। जांच करने वालों को तथ्य चाहिए कि विदंती और अफवाहें नहीं। यह संतोषजनक केस नहीं है। मेरे मित्र ने बेफिक्र और अति स्पष्ट भाव से कहा। स्टेपलेटन अभी भी उनको कड़ी निगाहों से देख रहे थे। बाद में वो मेरी ओर मुड़े। मैं सलाह देता हूं कि मैं इस बेचारे आदमी को अपने घर ले जाता, परंतु इससे मेरी बहन को बहुत डर लगेगा, इसलिए मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगता। मैं सोचता हूं अगर हम इसके मुंह को किसी चीज से ढक दें तो वो सुबह तक सुरक्षित रहेगा। ऐसा ही किया गया। स्टेपलेटन की बात का विरोध करते हुए मैं और होम्स बास्करविल्स हॉल की ओर रवाना हो गए। प्रकृतिवादी को घर वापस लौटने के लिए अकेला छोड़ दिया। हमने पीछे मुड़ते हुए देखा कि वो शक्ल चौड़े दलदल पर धीमे धीमे चल रही थी। उसके पीछे चमकीली ढलान पर एक काला धब्बा पड़ा हुआ था। उससे पता चलता था कि वो आदमी जिसका बहुत दुखद अंत हुआ वो वहां पड़ा हुआ था। जब हम दलदल पर चल रहे थे तब होम्स बोले, हम पक्की पकड़ में हैं। ये आदमी कितनी हिम्मत वाला है। जब इसे पता चला कि एक गलत आदमी उसके जाल का शिकार है, तब एक घातक परिस्थिति से उसने अपने आप को कैसे बचाया। वॉटसन, मैंने लंदन में आपसे कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि हमें इससे ज्यादा लायक दुश्मन नहीं मिला जो हमें लोहा दे सके। मुझे दुख है कि उसने आपको देख लिया। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं था। अब जब उसको ये पता है कि आप यहाँ हैं, उसकी योजना पर क्या असर पड़ेगा। अब उसे ज्यादा सावधान रहना होगा, या फिर वो तुरंत कुछ निराशाजनक कदम उठाएगा। बहुत चालाक अपराधियों की तरह वो अपनी चतुराई में बहुत भरोसा करेगा और कल्पना करेगा कि उसने हमको पूरी तरह धोखा दे दिया। हम उसे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करते? माय डियर वॉटसन, आप पैदा ही एक्शन के लिए हुए हैं लगता है। आपकी आदत हमेशा कुछ ना कुछ प्रभावशाली करने की रही है। तर्क के लिए मान लीजिए कि हम आज रात उसको गिरफ्तार करा देते हैं, तो दुनिया में इससे हमारा क्या और अच्छा हो जाएगा? हम उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। उसमें शैतानी चालाकी है। अगर वो किसी मानवीय सहायता से काम कर रहा होता तो हम कुछ सबूत जुटा पाते, लेकिन अगर हम उस विशालकाय कुत्ते को घसीटकर दिन की रोशनी में उजागर करते हैं
तो भी हम उसके मालिक के गले में रस्सी का फंदा नहीं डाल सकते। हमारे पास एक केस तो जरूर है, लेश मात्र भी नहीं, अनुमान और अटकलबाजी ही है। अगर हम ऐसी कहानी और ऐसा सबूत पेश करेंगे तो कोर्ट में हमारी खिल्ली उड़ जाएगी। सर चार्ल्स की मौत तो हुई है, लाश के शरीर पर कोई निशान नहीं। हम और तुम जानते हैं कि वो सिर्फ डर से मर गए। हमको पता भी है कि उनको डराया गया था, लेकिन हम बाहरी जूरी के सदस्यों को कैसे इसके बारे में बता पाएंगे? उसके दांतों के निशान कहाँ हैं? हमको पता है कि एक कुत्ता लाश को नहीं काटता, और सर चार्ल्स उस खूंखार के पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। हमको ये सब साबित करना है, पर हम ये सब करने की स्थिति में नहीं हैं। आज रात हम कुछ अच्छी दशा में नहीं। फिर आदमी की मौत और खूंखार जीव में कोई सीधा संबंध नहीं। हम लोगों ने खूंखार जीव को कभी देखा नहीं, हमने उसे सिर्फ सुना है, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो इस आदमी का पीछा कर रहा था। उद्देश्य का नामो निशान नहीं। माय डियर फ्रेंड, अब हमें मान लेना चाहिए कि अभी हमारा कोई केस नहीं बनता। हमें जोखिम लेते हुए सही केस बनाना चाहिए। और आप इसके लिए क्या प्रस्ताव रखते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है जब हम मामले की सारी जानकारी मिसेस लॉरा लेंस के सामने रख देंगे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकेंगी। और मेरी अपनी भी योजनाएं हैं। कल की बुराइयां कल पर छोड़ते हैं। लेकिन दिन खत्म होने से पहले मैं चाहता हूं कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण में हो। मैं इससे ज्यादा उनसे और कुछ नहीं कह सका। अपने ख्यालों में खोए हुए वो बास्करविल हॉल के गेट तक चले गए। क्या आप आ रहे हैं? हाँ, और ज्यादा छुपने का कोई इरादा नहीं। लेकिन वॉटसन, एक आखिरी शब्द। सर हेनरी से खूंखार जीव के बारे में कुछ नहीं कहना। उनको सोचने दो कि सेल्डन की मौत जैसा कि स्टेपलटन हमें विश्वास दिलाते हैं वैसी ही हुई। ऐसा करने में उन्हें कल की अग्नि परीक्षा के लिए उन्हें साहस मिलेगा। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो लोगों के साथ उनका रात्रि भोज निश्चित है, और मुझे भी जाना है। तो आप बहाना बनाकर नहीं जाएंगे? उनको अकेले ही जाने दो। ये आसानी से किया जा सकता है अगर हम दोनों डिनर के लिए ज़्यादा देर कर चुके हैं। शर्लॉक होम्स की अगर आपने पहली स्टोरी अभी तक नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। अगला पड़ाव जल्द ही आपके सामने आएगा। सुनते रहिए जज्बातों का झा विद जावेद अख्तर।